सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप कैसा था। शिक्षा व्यक्ति और समाज के जीवन के प्रगतिशील विकास की रचनात्मक प्रक्रिया है। मानव जीवन के जितने भी पहलू हैं वे सभी शिक्षा से संबंधित हैं। शिक्षा का अर्थ एक प्रकार से हम धर्म भी मान सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही कर्तव्य बोध होता है। अशिक्षित व्यक्ति का तो जन्म ही व्यर्थ है। विद्या जीवन को सुखी बनाने का मार्ग भी दिखाती है। बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय के मंगल सूक्त में कहा गया है कि बहुश्रुत होना यानी बहुत ज़्यादा सुनने वाला होना चाहिए व्यक्ति को। शिल्प सीखना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना और सुभाषण करना ये उत्तम मंगल है, यानी ये अत्यधिक मंगल है। भारतीय परंपरा में चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा आवश्यक मानी गई है। नैतिक भावना का विकास करके मनुष्य के चरित्र को उदात्त और महान बनाना भारतीय शिक्षा परंपरा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। भगवद गीता में ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। शिक्षा मोक्ष का साधन है। भारतीय विचारधारा में मोक्ष की अवधारणा परम पुरुषार्थ के रूप में की गई है। इसलिए वही ज्ञान या विद्या सफल है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वैदिक साहित्य में शिक्षा के महत्व का संकेत मिलता है। ऋग्वेद में शिक्षा की दो पद्धतियां बताई गई हैं, दृश्य और स्वर्ण यानी देखना और सुनना। उपनिषदों में भी शिक्षा को आत्मसात करने के लिए 3 चरण बताए गए हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इस युग के विद्यार्थी प्रतिदिन प्रातःकाल वैदिक साहित्य का पाठ करते थे, लेकिन शिक्षक शिक्षा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को देते थे जो सुपात्र और मेधावी होते थे। व्याकरण का उन्हें समुचित ज्ञान कराया जाता था, जिनकी भाषा शुद्ध होती थी। इस युग में शिक्षा का अर्थ होता था वैदिक साहित्य का ज्ञान। वेदों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने, व्याख्यान देने और गुरुओं के प्रति सद्व्यवहार के उल्लेख मिलते हैं। उत्तर वैदिक युग में शिक्षा विषयों का विकास हुआ। छांदोग्य उपनिषद में नारद मुनि के माध्यम से अनेक प्रकार की शिक्षाओं का उल्लेख हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार उस युग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, श्लोक, सूत्र और व्याख्यान विद्या के विभिन्न विषय थे। महाभारत से ज्ञात होता है कि उस समय भी परंपरागत शिक्षा दी जाती थी। पांडवों ने वेद और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को बाल्यावस्था में ही शिक्षा द्वारा सभ्य बना दिया गया था। वे विद्यार्थी जीवन में धनुर्विद्या, वेद, हस्ती विद्या, नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण एवं अन्य विषयों के ज्ञाता हो चुके थे। पांडु को धनुर्विद्या में और धृतराष्ट्र को व्यक्तिगत शक्ति में विशेष योग्यता मिली हुई थी। सामान्यतः राज परिवार के युवकों को ज्ञान, पारिवारिक नियम, धनुर्वेद, वेद, अश्वारोहण, हस्तिरोहण, रथ विद्या, स्वामित्व के नियम, शब्द विज्ञान, संगीत, ललित कलाएं, पौराणिक कथा एवं कहानियों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता था। रामायण में भी शिक्षा के महत्व को बताया गया है। अयोध्या नगरी पौराणिक शिक्षा का केंद्र थी, यानी पुराणों में हमें जो शिक्षा का स्वरूप मिलता है उसमें ये बताया गया है कि उस समय अयोध्या नगरी पौराणिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। बुद्ध के समय शिक्षा का स्वरूप पाली त्रिपिटकों से ज्ञात होता है। यहाँ पर शिक्षा को सुख का आधार, उत्तम मंगल और जीविकोपार्जन का साधन बताया गया है। त्रिपिटकों में गुरु शिष्य का संबंध, शिक्षा के विषय, अध्ययन, अध्यापन का ढंग, शुल्क एवं दक्षिणा जैसे शिक्षा के विभिन्न आयामों पर विचार किया गया है। बुद्ध के अनुसार भली भांति शिक्षित होना ही धर्म है। बौद्ध शिक्षा में शील और चरित्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा में स्वाध्याय को उच्च स्थान दिया गया है। बौद्ध धर्म में शिक्षा के द्वारा ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जिसे प्रज्ञा कहा गया है। निर्वाणगामिनी प्रतिपदा यानी कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के 3 आवश्यक जो अंग हैं उनमें प्रज्ञा ही बोधि यानी ज्ञान के निकट है। प्रज्ञा बल 5 बलों में से एक है। प्रज्ञा को बौद्ध दर्शन का चरम लक्ष्य कहा जा सकता है। जान लेना विज्ञान की पहचान है, ठीक से समझ लेना प्रज्ञा की पहचान है। जो कुछ काटा जा सकता है वह प्रज्ञा से ही काटा जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है जो प्रज्ञा को काटे। बौद्ध शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण लक्षण बताए गए हैं, चारित्रिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। इन तीनों लक्षणों को बौद्ध शिक्षा हमें पूर्ण करती हुई प्रतीत होती है।
बौद्ध शिक्षा में जिज्ञासा और प्रश्न करने के लिए विशेष रूप से उत्साहित किया जाता था। अंगुत्तर निकाय में उचित प्रश्नोत्तर देने वाले को ज्ञानी कहा गया है। बौद्धेतर युग में धर्मसूत्रों और स्मृतियों में तत्कालीन शिक्षा के स्वरूप का विस्तार से विवेचन किया गया है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। धर्मसूत्रों और स्मृतियों में विद्यार्थी की दैनिक चर्या, कर्तव्य, विद्या के विषय, गुरु सेवा, गुरु शिष्य के संबंध इत्यादि शिक्षा के सभी आयामों की चर्चा की गई है। भारतीय समाज के संगठन पर विचार करने वाले मनीषियों ने आश्रमों और संस्कारों के द्वारा पूरे समाज में शिक्षा के प्रसार का आदर्श प्रस्तुत किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी शिक्षा के द्वारा ही ब्रह्म का मर्म समझता था। ऋषि आचार्यों से शिक्षा पाकर ऋषि ऋण की प्राचीन अवधारणा से मुक्त होता था। यद्यपि उपनयन संस्कार के पश्चात ही ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु द्वारा शिष्य को स्वीकार कर लिए जाने पर ही वेदारंभ होता था, परंतु मध्यकाल में इस संस्कार के पहले एक संस्कार और करने का हमें उल्लेख प्राप्त होता है, जिसे विद्यारंभ, अक्षरारंभ या अक्षर स्वीकरण या अक्षर लेख नाम से संबोधित किया गया है, जिसमें बालक को अल्प आयु में ही विद्यारंभ कराया जाता था। परंतु धर्मसूत्रों और प्राचीन स्मृतियों में इसका उल्लेख नहीं हुआ है, अतः यह संस्कार 7वीं शताब्दी के पहले नहीं रहा होगा। शिक्षा के संदर्भ में उपनयन संस्कार का ही विशिष्ट महत्व था। इसी से व्यक्ति का पुनर्जन्म होता था। उपनयन पूरे समाज को साक्षर बनाने का उद्योग था। वैदिक युग में आचार्य कुल में रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती थी। गांव और नगर से कुछ दूर वन के मध्य में आश्रम बने हुए थे, जहां विस्तृत आचार्य अनेक प्रकार की शिक्षा देते थे। उस युग में शिक्षा का बहुत महत्व था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के बालक क्रमशः 8, 10 और 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के बाद आचार्य के कुलों यानी आश्रमों में प्रवेश करते थे, जहां वे लगभग 24 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक शिक्षा प्राप्त करते थे। वैदिक शिक्षा का ध्येय चतुर्विध था। इन आश्रमों में गुरु शिष्यों को चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक सभी प्रकार की शिक्षा देकर उन्हें भविष्य के उत्तरदायी नागरिक बनाते थे। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार 3 लोक होते हैं, देवलोक, पितृलोक और मनुष्य लोक। इन तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ देवलोक को माना गया है और इसकी प्राप्ति विद्या के द्वारा ही संभव है, अतः सभी को विद्या प्राप्त करनी चाहिए। इन आचार्य कुलों में विद्यार्थी कौन सी विद्याएं पढ़ते थे, इसका ज्ञान हमें छांदोग्य उपनिषद के एक संदर्भ से होता है, जिसमें महर्षि संत कुमार के पूछने पर ऋषि नारद ने उन विद्याओं को गिनाया था जिनका उसने अध्ययन किया था। नारद ने बताया कि उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, पितृविद्या, राशि विद्या यानी गणित, देव विद्या, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, देवजन विद्याओं का अध्ययन किया। इससे स्पष्ट है कि वैदिक शिक्षा केंद्रों में उत्तर वैदिक काल के विद्यार्थी वेद शास्त्रों के अतिरिक्त गणित, ज्योतिष, तर्क, व्याकरण, युद्ध विद्या और चिकित्सा का भी अध्ययन करते थे। नारद मुनि द्वारा गिनाई गई कुछ विद्याओं का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है। उत्तर वैदिक काल तक 6 वेदांगों तथा 4 उपवेदों का विकास हो चुका था और यह स्वाभाविक है कि आचार्य कुल में निवास करते हुए ब्रह्मचारी इन सब का अध्ययन करते थे। प्राचीन भारत में व्यक्तिगत शिक्षा का प्रचलन था। व्यक्तिगत अध्यापन का कार्य साधारणतः पुरोहित वर्ग के द्वारा किया जाता था। विभिन्न वैदिक शाखाओं के प्राचार्य पृथक पृथक थे। इनके स्थानों को इनके ज्ञान के आधार पर शाखा, चरणों और परिषद के नाम से स्मरण किया जाता था। किसी आचार्य की प्रतिष्ठा और ख्याति सुनकर ही विद्यार्थी उनके पास आते थे। उन्हें आचार्य अपने निवास या आश्रम पर ही शिक्षा देते थे। कई स्थान एक से अधिक शिक्षकों की प्रसिद्धि के कारण शिक्षा के केंद्रों के रूप में प्रतिष्ठित हुए और ये ज़्यादातर जो शिक्षा केंद्र थे वो किसी तीर्थ, राजधानी अथवा प्रसिद्ध नगर के आसपास होते थे। प्राचीन काल में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध ऐसे स्थानों में हमें मुख्य रूप से तक्षशिला, काशी, धारा, कनौज, नालंदा और कांची का विशेष रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। प्रारंभ में जब तक आश्रम व्यवस्था सुस्थिर नहीं हुई थी यानी स्थापित नहीं हुई थी, शिक्षा की दृष्टि से योग्य विद्यार्थी केवल वेदों का अध्ययन करते थे। उन्हें वैदिक ऋचाओं यानी मंत्रों को कंठस्थ कराकर उनकी व्याख्या समझाई जाती थी। आचार्य विद्यार्थियों को
वैदिक सूक्त खंड खंड करके सुनाता था और पुनरावृत्ति के द्वारा विद्यार्थी उसे याद कर लेते थे। इस प्रक्रिया में आचार्य प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखता था, इसलिए अनुमान किया जाता है कि एक आचार्य के पास 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होते थे। वेदों के साथ संभवतः ब्राह्मण विद्यार्थियों को संस्कार मंत्र भी रटा दिए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में वैदिक भाषा दुरूह दिखाई देने लगी तो वेदों के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष, शब्दशास्त्र, छंद और निरुक्त भी पढ़ाए जाने लगे। अभी भी विषय को अक्षरशः कंठस्थ ही करना होता था, लेकिन एक परिवर्तन हुआ। इस युग में क्रमकांडों का पठन पाठन अलग विषय बन गया। कंठस्थ करने की विधि में पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ पर आधारित होती थी। उपनिषदों के अनंतर अन्य विद्याओं का भी विकास हुआ। छांदोग्य उपनिषदों में इनकी सूची मिलती है। संभवतः तत्कालीन समाज में अब इन विधाओं की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी, क्योंकि आध्यात्मिक और साहित्यिक शिक्षा के साथ साथ अब व्यवहारिक शिक्षा युग की आवश्यकता बन गई थी। परंतु अभी भी संगठित और सुव्यवस्थित शिक्षण संस्थाओं का जन्म नहीं हुआ था। प्राचीन आश्रम एक प्रकार से गुरुकुल ही थे जो आत्मनिर्भर नहीं थे। इनको चलाने में विद्यार्थियों को भी गुरु सेवा और भिक्षावृत्ति करनी होती थी। प्राचीन साहित्य में कुछ आश्रमों के उल्लेख मिलते हैं, परंतु यहाँ की व्यवस्था, पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम और विषयों के विषय में कुछ भी सूचना नहीं मिलती है। जैसा कि हम पढ़ते आते हैं कि प्रयाग में महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। अध्ययन, अध्यापन और निवास के लिए यहाँ पर्णशालाएं निर्मित की गई थी। इसी प्रकार रामायण में हमें चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम की चर्चा मिलती है। यह मंदाकिनी नदी के तट पर था। यहाँ भी अध्ययन के लिए छात्र निवास करते थे। महर्षि वशिष्ठ और दंडकारण्य क्षेत्र में महर्षि अगस्त्य के आश्रमों में भी ज्ञान प्रदान किया जाता था और समस्त शिष्य यज्ञ और अध्ययन में लगे रहते थे। इसी प्रकार के अनेक आश्रमों का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है, जिनमें मालिनी नदी के तट पर कण्व, हिमालय पर्वत पर महर्षि व्यास, नैमिषारण्य में महर्षि शौनक और महेंद्र पर्वत पर परशुराम के आश्रमों का उल्लेख किया जा सकता है। परंतु ये केवल नाम मात्र की सूचनाएं हैं, जिनसे केवल इनके अस्तित्व का संकेत मिलता है। उनके विषय में अन्य कोई सूचना नहीं मिलती। इसके विपरीत ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अंतर्गत विहारों को केंद्र बनाकर शिक्षा केंद्रों का विकास हुआ, जिनके विषय में अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। परंतु इन केंद्रों पर केवल बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को ही शिक्षा दी जाती थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुरुकुलों के स्थान पर बौद्ध विहार थे, वो शिक्षा के केंद्र बनते जा रहे थे। इस समय देश के अनेक स्थानों पर ऐसे बौद्ध विहार स्थापित थे, जिनके स्थविरीय आचार्य जाने माने विद्वान होते थे। पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, काशी, गया, काम्पिले और साकल जैसे नगरों में अनेक विहार थे, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ निवास करते थे। बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी वैशाली, राजगृह, कपिलवस्तु और श्रावस्ती बौद्ध शिक्षा के प्रसिद्ध स्थल थे। कपिलवस्तु का निगरोधाराम विहार और पूर्वाराम विहार, वैशाली का आम्रवन विहार, राजगृह का वेखुवन या वेलुवन विहार बहुत प्रसिद्ध थे। श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार का निर्माण करवाया था, जहाँ बौद्ध ज्ञान और आचार की शिक्षा दी जाती थी। इस विहार में 120 भवन और अनेक कक्ष थे। बौद्ध विहार का शिक्षा का आयोजन और विद्यार्थियों का जीवन प्राचीन गुरुकुलों से भिन्न था। इस युग में विहारों को धनी, गृहस्थ और राजा उदारपूर्वक दान देते थे, इसलिए इन विहारों के स्थविराचार्य और उपाध्याय बड़े ठाठ से रहते थे। विहार में पर्याप्त धन एकत्र होने के कारण यहाँ के भिक्षु विद्यार्थियों को भिक्षावृत्ति नहीं करनी पड़ती थी, जबकि हमने पहले चर्चा की थी कि आश्रमों में विद्यार्थियों को भिक्षावृत्ति करनी होती थी। विहारों को दान के अतिरिक्त अपने साधनों जैसे कृषि और पशुपालन से भी आय प्राप्त हो जाती थी। इसलिए इन शिक्षा केंद्रों में विद्यार्थी सामुदायिक जीवन व्यतीत करते हुए शिक्षा प्राप्त करते थे। कालांतर में इन्हीं में से कुछ विहार प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित हुए। फाहियान, जैसा कि हमें बताता है, कश्यप बौद्ध संघाराम बौद्ध ज्ञान के लिए विख्यात विहार था। इसका भवन 5 मंजिला ऊंचा था, जिसमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। इसी प्रकार हेनसांग ने कश्मीर के एक विहार का उल्लेख किया है, जहां उसने न्याय और हेतु यानी तर्क विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी। जालंधर में भी एक विहार शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहां हेनसांग ने सर्वास्तिवाद, जो बौद्ध संप्रदाय है, उसकी शिक्षाओं का अध्ययन किया था।
इसके बाद उसने अपने अध्ययन के संदर्भ में मतिपुर के विहार का उल्लेख किया है। इस समय कन्नौज का बौद्ध विहार भी प्रसिद्ध था जिसका नाम मद्र था। इसके अतिरिक्त हैनसांग ने काशी के 30 विहारों का उल्लेख किया है जो श्रवास्तिवाद बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। इस सब से ये स्पष्ट हो जाता है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर भारत में अनेक विहार विद्या स्थलों के रूप में विख्यात हो गए थे। इन विहारों में शिक्षा का प्रारंभ भिक्षु भिक्षुणियों के लिए निर्धारित दैनिक नियमों से प्रारंभ होता था। प्रत्येक नवशिक्षित को प्रथम 5 वर्ष तक का समय शिक्षक के संरक्षण में व्यतीत करना पड़ता था। शिक्षक आचार्य, उपाध्याय या स्थविर हो सकते थे। किसी आचार्य के निर्देशन में प्रशिक्षित होने की यह विधि निश्चय कहलाती थी। यानी 5 साल का जो समय शिक्षक के संरक्षण में व्यतीत होता था, जिसमें बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी थे वो प्रशिक्षित होते थे, ये विधि निश्चय कहलाती थी। अभिधम और सुत्त पिटक के 2 ग्रंथों निदेश और परिसंविदा भग से विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं की आध्यात्मिक भावना, विद्यार्थी जीवन और प्रारंभिक शिक्षा पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध विहारों में ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित सार्वजनिक शिक्षा पद्धति का जन्म हुआ। यथार्थ में बौद्ध शिक्षा धर्मचर्या और बोधिचर्या पर केंद्रित थी, परंतु साथ ही धर्म प्रचार, धार्मिक साहित्य की रचना तथा उपासक और उपासिकाओं की आवश्यकताओं की दृष्टि से भी बौद्ध शिक्षा का स्वरूप प्रभावित हुआ था। यही कारण है कि इन बौद्ध विहारों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ लौकिक विद्याओं और व्यवहारिक शिल्पों की शिक्षा की परंपरा भी पल्लवित हुई। बौद्ध भिक्षु का स्थान समाज में न केवल एक धार्मिक गुरु का था, बल्कि दैनिक जीवन में वे चिकित्सक और पथ प्रदर्शक का धर्म भी निभाते थे। विहारों में दी जाने वाली शिक्षा और अनुशासन धर्म मूलतः विनय में उद्धृत नियमों से परिचालित होते थे। भिक्षुओं को चरित्र निर्माण के लिए आचार से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। गुरु एवं शिष्य का संबंध भी विनय के अनुसार ही निर्धारित होता था। जो भिक्षु अभी अभी दीक्षित हुए थे वे अपने से बड़े या वयस्क भिक्षुओं से नैतिक शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके अलावा इन विहारों में अनेकानेक दार्शनिक प्रश्नों पर विद्वानों द्वारा चर्चाएं होती थी, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं के अतिरिक्त बौद्ध अनुयायी और साधारण उपासक और साधारण जनता भी सम्मिलित होती थी। तो विद्यार्थियों, ये हमने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के स्वरूप पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम कुछ प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के जो प्रमुख शिक्षा केंद्र थे, जो उस समय विश्वविद्यालय के रूप में भी प्रसिद्ध हुए, उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।